हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीएसटी की और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ रिगार्डिंग पेमेंट्स एंड लेजर्स और पेमेंट ऑफ टैक्स की हम बात करने वाले हैं। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्या बोला हुआ है यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले जब पेमेंट की बात कर रहे हैं जीएसटी की, तो हम ऑलरेडी इसके बारे में पास्ट टॉपिक्स में भी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए थे। अब जो पॉइंट्स हमने देखे वहाँ पे हम बेसिक अभी तक इतना जान चुके हैं, वो मैं आपको एक बार वापस से रिकॉल करवा देता हूँ। थोड़ा बहुत मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि भाई आप जब भी एज ए सप्लायर इनपुट्स परचेज करते हो, सामने जो आउटपुट्स है वो आप सेल करते हो, तो एक तरफ यहाँ पे आउटपुट टैक्स, आउटपुट जीएसटी जो है वो कलेक्ट होता है, इनफ्लो आता है। दूसरा, आपने इनपुट के ऊपर जो भी इनपुट टैक्स पे किया होता है, जो आउटफ्लो में गया होता है, उसको आप सेट ऑफ करते हो अगेंस्ट योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ऐसा कुछ हमने देखा था। और फाइनली फिर जब हम मंथली रिटर्न भरते हैं तो एंड में हम ये देखते हैं कि भाई आउटपुट टैक्स के नाम पे मेरी लायबिलिटी कितनी है, जो भी अमाउंट पेएबल है उसमें से मैंने इनपुट टैक्स कितना पे किया है जिसका मैं क्रेडिट ले सकता हूँ। रिमेनिंग अमाउंट जो भी होगा उसका हम क्या करेंगे, कैश में पे करके उसको ख़त्म कर देंगे। दैट इज़ द बेसिक आइडियोलॉजी। और इसी तरीके से हम जीएसटी का पेमेंट करते हैं, जो हमने अभी तक सीखा है। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें इसी चीज़ को लेके हम टेक्निकली बात करने वाले, थोड़ा डिटेल में जाने वाले। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ दैट इज़ रिगार्डिंग द लेजर्स। ठीक है, जीएसटी में कौन कौन से लेजर्स हैं। देखो, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। सब कुछ जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है जीएसटी पोर्टल पे। तो ऑब्वियसली हम पेपर वर्क नहीं करते, यहाँ पे कोई रजिस्टर ऐसा कुछ मेंटेन नहीं होता। जो है सब कुछ ऑनलाइन है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और हमें भी उसको कहीं ना कहीं सब कुछ ऑनलाइन ही मेंटेन करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब लेजर्स में क्या क्या बोला है, 3 चीज़ें बोली है। एक उन्होंने बोला है दैट इज़ द आउटपुट टैक्स, या इसके लिए मैं जो वर्ड है वही यूज़ कर देता हूँ, लायबिलिटी लेजर। ठीक है, लायबिलिटी लेजर, इट इज़ द फर्स्ट टाइप। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट लेजर, ई क्रेडिट लेजर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तीसरा जो टर्म है उसको हम बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड द कैश लेजर। आगे समझ में, 3 टाइप्स है, लायबिलिटी, क्रेडिट लेजर एंड तीसरा कैश लेजर। अब ये तीनों लेजर का काम क्या है, क्यों ये लेजर बनाए जा रहे हैं। अपन नॉर्मली एक लेजर को अकाउंटिंग सिस्टम में जिस तरीके से देखते हैं, ये भी कुछ वैसा ही है, टी फॉर्मेट में अपने जो अकाउंट्स में लिखते हैं ना, सेम वही चीज़ है। लायबिलिटी लेजर में हम अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं इन अ वे, पूरे महीने में हमने जितना भी सप्लाई किया उसमें जितना भी जीएसटी जो है, आउटपुट टैक्स जो भी कलेक्ट हुआ, वो हमारी लायबिलिटी है। अब वो लायबिलिटी को सेटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऑप्शंस रहते हैं। अब जो भी मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, चलो 3 लेजर के नाम तो आपको पता चले। अब जो भी मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, जितना भी अमाउंट है, सपोज 1 लाख रुपीज़ मैंने आउटपुट टैक्स इस महीने कलेक्ट कर लिया। अब उसको मैं सेटल कैसे करूँ, तो सेटल करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन है, आई कैन यूटिलाइज माई इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी जितना अवेलेबल है मैं यूज़ कर लेता हूँ। सपोज मेरे पास आईटीसी के नाम पे 75,000 रुपीज़ अवेलेबल है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ इस महीने। मैंने यूज़ कर लिया, बात खत्म हो गई। दूसरा, रिमेनिंग जो डिफरेंस का अमाउंट है 25,000, वो कहाँ से पे करना पड़ेगा, वो मुझे कैश में पे करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कैश लेजर यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं आईटीसी लेजर यूज़ करूँगा, और ये 1 लाख रुपए जो है ये मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सेटल करने के लिए मुझे काम आएगा। तो 1 लाख दिखेगा कि भाई मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 1 लाख रुपए। ठीक है, उसको सेटल करने के लिए मैंने आईटीसी लेजर का यूज़ किया, मैंने कैश लेजर का यूज़ किया। तो इस तरीके से बेसिक ट्रीटमेंट रहेगा। चलो अब देख लेते हैं, अगर सेटलमेंट हो ही रहा है, उसको यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। देखो, मीनिंग पे जाएँ तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कैश लेजर की, इसमें थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि काम कैसे हो रहा है। कैश लेजर इज़ लाइक योर पेटीएम वॉलेट। ये मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए रिलेट करना बहुत इजी हो जाता है। आप आज की डेट में पेटीएम वॉलेट बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, ऑनलाइन रिचार्ज करना है या फिर कुछ शॉपिंग करनी है, किसी भी टाइप का यूटिलिटी बिल है आपका, इलेक्ट्रिसिटी का या गैस बिल अगर आपको पे करना है, तो यू कैन यूज़ योर पेटीएम वॉलेट। कैश लेजर का स्ट्रक्चर, उसका ऑपरेशन कहीं ना कहीं पेटीएम वॉलेट जैसा है। हम जब भी पेटीएम के थ्रू या उसके वॉलेट के थ्रू कुछ पेमेंट करते हैं तो पेटीएम
ठीक है, पेमेंट बैंक का भी वो ऑप्शन दे रहा है, बट अभी अपन उस पर नहीं जा रहे। हम इतना मान रहे हैं कि पेटीएम एक बैंक नहीं है, मेरा अकाउंट जो है वो पेटीएम में नहीं है, मेरा अकाउंट एसबीआई बैंक में है। तो पहले मैं एसबीआई बैंक से पैसा मेरे पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र करता हूँ, होता है ऐसा, वो बन जाता है मेरा वॉलेट बैलेंस। फिर मैं उस वॉलेट बैलेंस को जहाँ चाहूँ यूज़ करूँ, रिचार्ज कराऊँ, शॉपिंग करूँ, कुछ बाई कर लो प्रोडक्ट, कुछ भी, तो किसी भी चीज़ के लिए जो पेटीएम सर्विस प्रोवाइड करता है, एयर टिकट बुक करा लूँ, मूवी टिकट बुक्स करवा लूँ, रेलवे टिकट बुक करा लूँ, ये सब ऑप्शंस के लिए अवेलेबल है। तो दिस कैश लेजर इज़ लाइक योर पेटीएम वॉलेट। जितना भी पैसा आप इसमें भरते जाओगे अपने बैंक अकाउंट से, वो डेबिट साइड पे प्लस होता जाएगा, और जितना भी आप इसको यूज़ करोगे फॉर मेकिंग पेमेंट्स, वो सामने यहाँ पे माइनस होता जाएगा। समझ आ गई? तो अपना क्रेडिट साइड पे लिख देंगे तो सेटल होता जाएगा। तो बैंक अकाउंट से जब पैसा कैश लेजर में आएगा तो वो आपको इस तरफ दिखेगा कि हाँ भाई इतना पैसा डिपॉजिट किया, और जब जीएसटी लायबिलिटी चुकाने की बारी आई तो यहाँ से चुकाई। तो अभी जो अपन एग्जाम्पल देख रहे थे कि भाई 1 लाख रुपये मेरी टोटल लायबिलिटी है, 75,000 मेरे पास आईटीसी पड़ा है, बाकी का जो 25,000 है वो मुझे कैश अरेंज करना है। तो मैंने क्या किया, मेरे बैंक अकाउंट से यहाँ पे 25,000 रुपये मैंने डिपॉजिट कर दिए। फिर जब पेमेंट करना था, 1 लाख रुपए की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी चुकानी थी, तो उसके लिए 75 तो आईटीसी लेजर में से यूज़ हो गया, बाकी का 25,000 मैंने यहाँ से यूटिलाइज़ कर लिया, लेजर ख़त्म। पेटीएम वॉलेट में भी ऐसे होता है, जैसे मैं कितनी बार कार में पेट्रोल फिलअप कराने जाता हूँ तो मैं पेटीएम वॉलेट के थ्रू पे करता हूँ, वॉलेट में बैलेंस इनफ नहीं होता तो मैं मेरे बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। अब जब आप पेटीएम की पासबुक देखोगे ना, उसमें एक पासबुक का ऑप्शन आता है, तो उसमें आप देखोगे कि सपोज़ आपने 1,000 रुपये का पेट्रोल भराया तो 1,000 रुपीज़ प्लस 1,000 रुपीज़ माइनस, एडेड टू द वॉलेट, पेड टू द पेट्रोल पंप, वॉलेट बैलेंस 0। पता चला ये? तो कहीं ना कहीं कैश लेजर भी ऐसे ही प्लस माइनस करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है, इतना आपको समझना है। अदर देन दिस, अब हम चलते हैं आईटीसी वाले लेजर पे, अपने ई क्रेडिट लेजर। ई क्रेडिट लेजर की बात कर रहे हैं। जितना भी इनपुट टैक्स आप पे करते जाओगे तो आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाओ कि भाई मैंने इतना इनपुट टैक्स पे किया, ये मेरे पास ये वाला जो अमाउंट है दिस इज़ अवेलेबल। जितना भी मैं इसको यूज़ कर लूँगा मेरी लायबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए, वो मैं यहाँ पे डेबिट करूँगा, तो यहाँ से पता चलता है कि भाई इतना यूटिलाइज्ड हो गया, और जो यहाँ पे बच जाएगा वो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस, जो मैं नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करके यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ई क्रेडिट लेजर अवेल्ड एंड यूटिलाइज, क्रेडिट किया मतलब अभी अवेल किया है, उसको लिखा है यहाँ पे, यूज़ करेंगे तब डेबिट करके उतना यूटिलाइज कर लेंगे। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उस तरीके से अपनी सेटल हो सकती है। कोई डाउट यहाँ तक? कुछ नहीं समझ आया, कोई क्वेरी क्लियर हुआ? तो कैश लेजर आपको मालूम पड़ गया, क्रेडिट लेजर मालूम पड़ गया। लायबिलिटी लेजर में भी यही होगा, जितना आपकी टैक्स लायबिलिटी है, जितना आप पैसा कलेक्ट करते जा रहे हो, यहाँ पे लिखते जाओ कि भाई इतना आउटपुट टैक्स मैंने कलेक्ट कर लिया है, और फिर जब उसको सेटल करोगे तो क्रेडिट लेजर में से जितना यूज़ हुआ वो, कैश लेजर में से आपने जितना पे कर दिया वो, तो एट द एंड ऑफ द मंथ ये भी टैली होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक जनरल सिस्टम है जो हम लेजर्स का यूज़ कर रहे हैं। अब जो थियरी यहाँ पे दे रखी है उसमें क्या बोला है वो भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। देखो, ये आपकी थियरी है। स्टार्टिंग में लेजर्स के बारे में सारी स्टोरी बताई है। देखो, कैश लेजर ना कुछ भी पे करना हो यूज़ हो सकता है। टैक्स पेमेंट करना है उसके लिए भी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, मतलब ये तो आपका वॉलेट है ना, अगर आप पेनल्टी भर रहे हो तो भी तो पैसे भरने तो पड़ेंगे ही, तो वॉलेट में पहले बैलेंस जाएगा और वहीं से पेमेंट होने वाला है, तो इट इज़ इम्प्लाइड, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर हम बात करते हैं क्रेडिट लेजर की, तो ये ध्यान रखना, क्रेडिट लेजर सिर्फ टैक्स पे करने के लिए यूज़ हो सकता है। साथ में आ रहा है पॉइंट तो बता देता हूँ, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस जो भी है वो सब अगर आपको पे करना है तो आईटीसी में भले आपके पास बैलेंस उतना पड़ा है बट आप उसको यूज़ नहीं कर सकते फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी। सिर्फ टैक्सेस पे करने के लिए ही आईटीसी यूज़ हो सकता है। बाकी ये सारी चीज़ें अगर पेएबल है भी सपोज, तो वो कंपलसरी कैश में पे करके ही सेटल करनी पड़ेगी। सरकार आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपकी गलती की वजह से, लेट पेमेंट की वजह से जो इंटरेस्ट लग रहा है वो थोड़ी ना पे करने के लिए यूज़ करने देंगे, उसमें तो उनका नुकसान हो जाएगा ना। तो ये आइडिया जनरली यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये कैश लेजर वाला पॉइंट हो गया। फिर बोला है कि अगर आप कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करते हो, आपके पास ऑप्शंस है, ऑनलाइन ऑप्शंस तो है ही, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आप ऑथोराइज्ड बैंक की ब्रांचेस के थ्रू पैसे पे करना चाहते हो तो 10,000 रुपये तक पर चालान पर टैक्स पीरियड, मतलब हर मंथ का एक चालान आपको यूज़ करने को मिलेगा, जिसमें कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट, तीन में से किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके आप अप टू 10,000 रुपीज़ का पेमेंट जो है वो
कर सकते हो। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब अगर आपको इससे ज़्यादा अमाउंट पे करना है, मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी सपोज 50,000 रुपये है, तो आपके पास ये ऑप्शन तो है ही नहीं। अगर आप चाहो भी तो चालान से एक टैक्स पीरियड में, टैक्स पीरियड मतलब जैसे मंथली या क्वार्टरली या जो भी आपका टैक्स पीरियड हो, यूजुअली इट इज़ मंथली, तो आप 10,000 रुपये ही कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से बैंकिंग चैनल से भर सकते हो। बाकी का जो अमाउंट है वो कंपलसरी फिर आपको ऑनलाइन मोड से पे करना पड़ेगा। उसमें आप नेट बैंकिंग यूज़ करो, NEFT यूज़ करो या फिर RTGS यूज़ करो, वो सब ऑप्शंस आपके पास बैंक ट्रांसफ़र के रहेंगे, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। डेबिट क्रेडिट लेजर क्या है, मैंने आपको ये चीज़ समझा दी, तो इसमें नया कुछ भी नहीं जो मेरी तरफ से बताना बाकी हो। आप कैजुअली एक बार थियरी रीड कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। कैश लेजर में पैसे ऑनलाइन डिपॉजिट करने हैं तो देखो ये सारे ऑप्शंस आपके पास है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ओवर द काउंटर में अप टू 10,000 रुपीज़, उसमें आ गया आपका कैश, उसमें आ गया चेक और तीसरा डिमांड ड्राफ्ट। तो ये 3 ऑप्शंस आपके वहाँ पे कवर हो जाते हैं। NEFT भी आ गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये सब फुल फॉर्म भी MCQ में पूछ लेते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए पढ़ रहे हो तो MCQ में ये काम लगेगा, फाइनल में नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो। तो आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, उस हिसाब से उसके ऊपर फोकस करना। नेक्स्ट बोला है, एनी पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज़ जनरेटेड थ्रू द कॉमन पोर्टल। तो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आप यूज़ कर सकते हो जो ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा और उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, दैट इज़ ओके। एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज हिज टैक्सेज एंड अदर ड्यूटीज़। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप अपना सेल्फ असेस टैक्स भरो जो आपका प्रीवियस टैक्स पीरियड का पैसा बाकी है। मतलब सपोज ऐसा है, किसी का जनवरी 2021 का मंथली रिटर्न बाकी है, सपोज आज अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल 2021 में उसको पहले क्या पे करना पड़ेगा, पहले जैन का पेमेंट करना पड़ेगा या पहले अप्रैल का करना पड़ेगा? इम्प्लाइड है पुराना हिसाब तो चुका दो, बोले नहीं जैन का बाकी रखो अभी अप्रैल का ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। जो पहले का हिसाब बाकी वो पहले करना पड़ेगा, फिर नया हिसाब शुरू होगा ना। तो उसमें यही बोला है कि प्रीवियस टैक्स पीरियड का अगर कोई ड्यू पेंडिंग है, इफ़ एनी, तो आपको पहले पे करना है। अगर वो पेंडिंग नहीं है तो करंट टैक्स पीरियड का जो अमाउंट है वो पे करना है, और उसके बाद एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर दिस एक्ट और रूल्स। अब यहाँ पे बात की है सेक्शन 73, 74 की, इसमें डिमांड नोटिस आता है, तो डिमांड नोटिस तो जब आएगा तब पे करेंगे, तो ऑब्वियस है। तो ये एक ऑर्डर जो है वो फॉलो होता है। फिर इन्होंने नीचे जो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट वाला एक पॉइंट बोला हुआ है ना, ये दिस इज विद रेफरेंस टू सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इसका रेफरेंस ले सकते हो कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 लिख लो वहाँ पे। 18% इंटरेस्ट रेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इंटरेस्ट रेट इज अंडर द सिचुएशन व्हेन यू आर फेलिंग टू पे टैक्स विद इन द ड्यू टाइम लिमिट। अगर आपने टैक्स पे करने में डिले कर दिया, रिटर्न फाइल करने में डिले कर दिया और उनको GST का अमाउंट टाइम पे नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे, जो भी अमाउंट होगा, जो भी लायबिलिटी होगी कैश पे, ठीक है, उस कैश लायबिलिटी के ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 इस चीज़ को कवर करता है। वहाँ पे बोला है अप टू 18% पर एनम इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, एंड दैट इज़ द करंट रेट विच इज़ एप्लीकेबल, मैक्सिमम रेट चल रहा है। एक और सेक्शन आता है उसमें 50 सबसेक्शन 2, वो ये दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि अगर आपने एक्सेस ITC यूटिलाइज कर लिया, क्रेडिट ज़्यादा ले लिया, ठीक है, जितना क्रेडिट लेना चाहिए था उससे ज़्यादा क्रेडिट ले लिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब पकड़े जाओगे पता चल जाएगा तो रिवर्सल तो करना ही पड़ेगा। रिवर्सल करोगे कैसे, कैश में पेमेंट करके। तो उस टाइम में जो भी आप कैश पेमेंट करोगे ना, आपको 24% पर एनम इंटरेस्ट जोड़ के देना पड़ेगा, दैट इज ऑन एन एवरेज 2% पर मंथ। तो रेट काफ़ी हाई है, बेटर है कि आप ये सब घपले मत करो, नहीं तो अच्छा खासा इंटरेस्ट लग जाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा। आया समझ में? तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट है। दूसरा जो पेमेंट ऑफ टैक्स, उसी में कंटिन्यूटी में 2 चैप्टर अलग अलग ऐसे बनाए हुए थे मॉड्यूल में, तो मैंने भी वैसे रख दिए। एज सच वो देखा जाए तो एक ही चीज़ है, कुछ अलग अलग नहीं है ऐसा। तो देख लेते हैं यहाँ पे मेजर सेक्शन जो आपको पढ़ना है, मैं वो भी समझा दूँ कि हम मेजरली यहाँ पे क्या पढ़ने वाले। जो मेजर सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, सेक्शन 49 सबसेक्शन 5, इसके बाद है 49 कैपिटल A, 49 कैपिटल B, और इसमें एक रूल नंबर जो है 88 है, और उसके साथ साथ उसकी वजह से उसके साथ एक नोटिफिकेशन भी। तो ये कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है।
तो अभी जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे तो आप पहले इस पे ज़्यादा फोकस करना। तो लेट अस स्टार्ट, देखें क्या बोला हुआ है। चलिए सेक्शंस शुरू करते हैं। सब सेक्शन इसमें काफ़ी सारे हैं। बेसिक चीज़ें बोली है, कुछ रिपीट हो रही है, ऑलरेडी डिस्कस हो गई है, तो मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ रिलेट करा के आगे चलेंगे। 49 सब सेक्शन 1 में बोल रहे हैं एवरी डिपॉजिट मेड टूवर्ड्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस। ठीक है, ये वही RTGS NEFT एंड ऑल रिपीट प्रोविजन है, जाने दो। ITC के बारे में सब सेक्शन 2 में बोला है, वो भी मैं समझा चुका हूँ। अमाउंट अवेलेबल इन एनी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बी यूज फॉर मेकिंग टूवर्ड्स पेमेंट टूवर्ड्स द टैक्स इंटरेस्ट। ये लाइन भी हमने सेम ऊपर पढ़ी है, तो रिपीटेशन थोड़ा कर रहे हैं। अमाउंट अवेलेबल इन क्रेडिट लेजर, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम। सब सेक्शन 5 पे आ जाते हैं डायरेक्टली, वही नया पॉइंट है। ऊपर की स्टोरी तो वो पिछले पार्ट में भी रिलेट हो ही गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है 49 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है एग्जैक्टली। मैं लाइन टू लाइन चलूँगा और जहाँ पे कुछ अमेंडमेंट भी है वो भी करवा देता हूँ। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन द क्रेडिट लेजर। मेन पता है यहाँ पे मुद्दा क्या मैटर चल रहा है, क्यों हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो परेशानी ये है कि मैंने जो इनपुट टैक्स पे किया है, ठीक है, वो इनपुट टैक्स में मैंने CGST भरा है, SGST भी पे किया है। कहीं कहीं मैं आउट ऑफ द स्टेट से परचेज करता हूँ तो मैंने IGST भी पे किया है। सामने जब मैं सप्लाई कर रहा हूँ ना, तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट हो रहा है। वो आउटपुट टैक्स अगेन CGST के नाम से भी कलेक्ट हो रहा है, SGST के नाम से भी कलेक्ट हो रहा है, IGST के नाम से भी कलेक्ट हो रहा है। जब क्रेडिट लेने की बारी आती है, मतलब ये जो आउटपुट टैक्सेस मुझे पे ऑफ करने हैं ना, तो आउटपुट टैक्सेस पे ऑफ करते टाइम ये देखा जाता है कि इनपुट टैक्स जो है उसको सेट ऑफ कैसे करें। अब इनपुट टैक्स को जब सेट ऑफ कर रहे हैं तो मेरे पास अगेन यहाँ पे ना वैसे बोलते हैं भाई GST है, वन नेशन है, वन टैक्स है, लेकिन प्रैक्टिकली जब उसको सेट ऑफ करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि 3 GST दिख रहे हैं। अच्छा, ये 3 बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको कम पड़ रहे हो तो अपने इसको बढ़ा भी सकते हैं, है ना। SGST के बदले UT GST भी तो हो सकता है अगर यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली एंड पौंडीचेरी, अब पुडुचेरी बोलते हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये 2 जगह है जहाँ पे अभी भी CGST प्लस SGST लगता है, UT GST नहीं लगता है। क्योंकि दिल्ली का तो मैटर आप देख ही रहे हो, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। पुडुचेरी में भी ये सेम सिचुएशन है, और उस वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पे UT GST का रोल नहीं आता है। GST स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गवर्नमेंट है, तो उनको भी SGST के नाम पे पैसा मिलता है। दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती है। अब जब आउटपुट टैक्स को सेटल करना है कि हाँ भाई इतना कलेक्ट किया है, ITC यूज़ करना है, तो सवाल ये उठता है कि पहले किसको यूज़ करूँ। CGST भी है, SGST भी है, IGST भी है, सब में फ़ंड पड़ा है, सब कुछ हमने पे किया हुआ है, तो पहले यूटिलाइज़ किसको करे, सेट ऑफ किसको करे, ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आया समझ में। तो हम यहाँ पे जो मैं आपको भी वो सेक्शंस बता रहा था ना, 49 सब सेक्शन 5, 49 कैपिटल A, 49 कैपिटल B और रूल नंबर 88 एंड ऑल, हम उसमें यही क्लैरिफाई करने वाले हैं कि किसको पहले यूज़ करें और किसके सामने पहले यूज़ करें, या क्या ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो हम उस पर फोकस करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात हो रही है द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज़ अवेलेबल ऑन द अकाउंट ऑफ IGST। सबसे पहले बात हो रही है IGST की, कि IGST के नाम पे अगर आपके पास, मैं बहुत आराम से बोलूँगा, आप ध्यान से सुनना, बार बार सुनना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ट्रिकी लगता है। IGST के नाम पे मेरे पास जो इनपुट टैक्स पेड या जो उसका क्रेडिट पड़ा हुआ है, अगर मुझे उसको यूटिलाइज़ करना हो तो मैं उसको किसके सामने यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, कौन से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ करने के लिए उसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो उसका एक ऑर्डर है। ऑर्डर में उन्होंने बोला है कि सबसे पहले मुझे उसको इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब IGST को पे ऑफ करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो IGST भरा हुआ है, अवेलेबल बैलेंस है, उसको यूज़ करना है। तो पहले मैं ये देखूंगा कि क्या मैंने आउटपुट टैक्स में IGST कलेक्ट किया है, अगर हाँ तो उसके सामने सेट ऑफ करने के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने IGST के नाम पे बहुत पैसे भरे हुए हैं, सपोज 1 लाख रुपए भरे हैं, और सामने IGST जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट हुआ IGST के नाम से वो सिर्फ 40,000 है, तो पूरा सेट ऑफ हो गया। 40,000 चुकाने 1 लाख पहले से भर के बैठे तो पूरा यूज़ हो गया ना। पर अभी भी 40,000 इसमें से सेट ऑफ करने के बाद मेरे पास 60,000 रुपीज़ का ITC अवेलेबल है। तो वो 60,000 के ITC का मैं क्या करूँ, क्या मैं इसको किसी दूसरे GST के सामने यूटिलाइज़ कर सकता हूँ? तो उसमें उन्होंने बोला हाँ आप कर सकते हो, CGST के सामने भी यूज़ कर सकते हो, SGST के सामने भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरी अगर कोई CGST और SGST की लायबिलिटीज़ हैं जो मुझे पे ऑफ करनी है, तो आफ्टर यूटिलाइजिंग दिस फॉर सेटिंग ऑफ IGST
आई कैन यूटिलाइज दैट रिमेनिंग IGST फंड फॉर सेटिंग ऑफ माई सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स लायबिलिटी। क्लियर ये? अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भाई सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स या फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स जो भी है आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो सवाल उठता है कि पहले सेंट्रल टैक्स के सामने या पहले स्टेट टैक्स के सामने। तो पहले यहाँ पे लिखा था इन दैट ऑर्डर, इसका मतलब कंपलसरी पहले CGST के सामने फिर SGST के सामने। अब उन्होंने वहाँ पे लिख दिया इन एनी ऑर्डर। ये है अमेंडमेंट जो आपको यहाँ पे करना है, इन एनी ऑर्डर। ये अमेंडमेंट कहाँ से आया बता, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये आपको आगे मिलेगा जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 49 कैपिटल B और उसका रूल 88 कैपिटल A, जो मैंने अभी 88 लिखा था दैट इज एक्चुअली 88 कैपिटल A। उसमें जो इन्होंने नोटिफिकेशन पास किया यहाँ पे लिखा है अमेंड हो गया। तो 49 सबसेक्शन 5 को ये ओवरराइड कर रहा है और अब नया सिस्टम आ चुका है, तो ये फॉलो होगा। तो आपको मैंने ये अभी तक बताया है, मैं वापस बार बार रिवाइज कराता रहूँगा क्योंकि फिर दिमाग में पूरा मिक्स हो जाता है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ इतना बताया कि अगर आपके पास IGST के नाम पे ये रहा, जैसे यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा इसमें स्लो चलना ज़रूरी है, जल्दबाजी करने में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपके पास IGST के नाम पे कोई इनपुट टैक्स पड़ा है और अगर आपको उसको खर्च करना है, यूज़ करना है, तो सबसे पहले आप यूटिलाइज करोगे अगेंस्ट IGST। ये फर्स्ट रैंक हो गया। CGST, SGST, UTGST में एनी ऑर्डर विल डू, मतलब पहले इसके सामने यूज़ करो या इसके सामने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान में रख के चलना। तो ये एक पॉइंट हो गया सबसेक्शन 5 का। अब मैं आपको सबसेक्शन 5 का ही दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। अब हम बात कर रहे हैं CGST फंड की, कि मेरे पास CGST के नाम पे बहुत सारा इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है, मुझे उसको यूज़ करना है, तो पहले कौन सी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसके सामने यूज़ होगी। तो ये ध्यान रखो, कलर्स अलग ले लेता हूँ तो मैच हो जाएगा। CGST सबसे पहले CGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए यूज़ होगा। मतलब पता है क्या है, सेम नाम वाले के सामने ही पहले सेट ऑफ करना है। अगर IGST का फंड पड़ा है ना, तो सबसे पहले गारंटीड वो IGST के सामने यूज़ होगा। CGST के फंड की बात हो रही है यूटिलाइज करने की, सबसे पहले गारंटीड CGST के सामने ही यूज़ होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें CGST के सामने यूटिलाइज करने के बाद उसको किसके सामने यूज़ कर सकते हैं, तो नेक्स्ट नंबर आएगा इसका। तो CGST का फंड यूज़ करना है, सबसे पहले CGST के सामने करो, बैलेंस बच गया फिर SGST के सामने IGST के सामने कर लो। बोले सर स्टेट गवर्नमेंट ये वाला तो रह गया, इसके सामने नहीं कर सकते क्या? ध्यान रखना, क्रॉस यूटिलाइजेशन इज नॉट अलाउड। अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, CGST और SGST आमने सामने सेट ऑफ नहीं हो सकते किसी भी सिचुएशन में। CGST SGST आमने सामने सेट ऑफ नहीं हो सकते, इसलिए जब CGST के इनपुट टैक्स की बारी आएगी तो वो यूटिलाइज होगा फर्स्ट टू सेट ऑफ CGST एंड देन टू सेट ऑफ IGST। ये 1 and 2, बट 3 नंबर नहीं आएगा। क्लियर ये चीज़? अच्छा वैसे ही आप बात कर लेते हैं SGST की, इसके लिए कलर कोई और ले लेते हैं। SGST का जो फंड है इसको यूटिलाइज करना है, तो अपन ने देखा ना पहले तो सेम नेम वाले के सामने 1, फिर उसके बाद 2। क्रॉस यूटिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता ना, SGST का बैलेंस CGST को पे ऑफ करने के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता। आ गया समझ में? तो अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा, एक साइड से इनपुट टैक्स का जो बैलेंस बचा है उसको किस ऑर्डर में किसके सामने यूज़ करना है, सिर्फ हमने उतना देखा। CGST अगर यूज़ कर रहे हैं तो पहले CGST के सामने फिर IGST के सामने, SGST यूज़ कर रहे हैं तो पहले SGST के सामने फिर IGST के सामने, IGST यूज़ कर रहे हैं तो पहले IGST के सामने फिर जिसके सामने यूज़ करना है पहले कर सकते हो, फिर आपके ऊपर छोड़ दिया, कोई ऑर्डर उसके बाद नहीं। सिर्फ पहला पॉइंट कंपलसरी है, बाद में आप किसी के भी सामने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट ऑफ कर लो, दैट इज़ प्योरली ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, डन? याद है? तो सब सेक्शन 5 में जो बेसिक कंडीशन थी वो मैंने आपको समझा दी, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सेट ऑफ हो रहा है, कौन सा आपको पहले फंड यूज़ करना है कौन सा नहीं। तो इतनी स्टोरी तो पता चली। अब पता है क्या है, ये चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं आपको धीरे धीरे पॉइंट्स ऐड ऑन करवाता जाऊँगा। जैसे सब सेक्शन 5 में भी एक चीज़ बताई कि जो इनपुट टैक्स अवेलेबल है उसको किस ऑर्डर में यूज़ करना है, उतना अभी देखा है। बाकी की चीज़ें जैसे समझते जाएंगे ना धीरे धीरे करके, लास्ट में आपको समरी क्लियर होगी कि पूरा ओवरऑल कैसे अप्लाई करना है, स्टार्ट कैसे करना है, वो आपको लास्ट में समझ आएगा। इसमें प्रोविजो बोला हुआ है, प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने हाईलाइट किया है, आप भी मार्क कर लेना। द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द अकाउंट ऑफ स्टेट टैक्स, मतलब जो SGST है ना, SGST का ITC अगर आपको यूटिलाइज करना हो टू पे इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब
IGST चुकाना है और SGST का आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है और उसको आपको अगर यूटिलाइज करना है तो वो तभी हो सकता है जब आपने CGST का फंड यूज़ कर लिया हो। तो ये एक इतनी प्रायोरिटी तो पता चल गई आपको जो प्रोविजो में वो बता रहे हैं, ठीक है। वापस से एक बार, अगर SGST का क्रेडिट पड़ा हुआ है और वो आपको यूटिलाइज करना है टू पे ऑफ योर IGST आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो इट कैन ओनली बी डन इफ द CGST फंड इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। मतलब CGST का जो ITC पड़ा है ना वो पूरा यूज़ हो गया हो, उसके बाद ही आपको SGST यूज़ करना है टू पे ऑफ योर IGST लायबिलिटी। पता है इसका एक छोटा सा लॉजिक है कि क्यों उन्होंने ऐसा रखा है। IGST सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, पर SGST स्टेट गवर्नमेंट का फंड है। जब भी आप स्टेट टैक्सेस जो आप चुका के बैठे हो, ITC जिसका ले रहे हो, अगर आप स्टेट टैक्सेस का ITC लेते हो अगेंस्ट सेंट्रल टैक्सेस तो वो अवेलेबल तो हो जाता है, लेकिन सरकार को अंदर अंदर हिसाब करना पड़ता है। उस स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को आपस में फंड्स एक्सचेंज करके उस चीज़ को सेटल करना पड़ता है। बिकॉज असेसी को वो क्रेडिट देना चाहते हैं, उसमें वो ब्रेक नहीं लगाना चाहते, लेकिन साथ में उनको ये भी ध्यान रखना है कि उनका हिसाब गड़बड़ नहीं हो जाए। तो गड़बड़ वाला हिसाब भी आपको करने दे रहे हैं। बोले ठीक है, आप SGST गुजरात गवर्नमेंट को चुका के बैठे हो, उसका क्रेडिट आप IGST के सामने ले लो, सेंट्रल टैक्सेस के सामने ले लो, लेकिन हमें तो अंदर अंदर हिसाब करना पड़ेगा। किसको? गुजरात गवर्नमेंट को और दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उनको तो आपस में हिसाब करना ही पड़ेगा ना, वो कर लेंगे। आप क्रेडिट ले लो, आप परेशान मत हो कि किसका क्रेडिट किसके सामने नहीं मिलेगा या और आप ले लो, बाकी हम देख लेंगे। CGST और SGST सिर्फ आमने सामने उन्होंने क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउ नहीं किया है, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि जब IGST पे ऑफ करना है तो सबसे पहले तो अपन कॉमनली IGST यूटिलाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद जब CGST और SGST फंड की बात आती है तो पहले कौन सा फंड यूज़ करना है? CGST। उसके बाद कौन सा फंड यूज़ करना है? SGST। तो जब तक CGST का इनपुट टैक्स एग्जॉस्ट नहीं हो गया हो तब तक SGST पे आपको आगे नहीं बढ़ना है। क्लियर? इसके बाद यूनियन टेरिटरी टैक्स के मामले में भी सेम चीज़ बोली है कि अगर आपको UTGST यूज़ करना है तो पहले आपका CGST फंड यूटिलाइज हो गया होना चाहिए, उसके बाद ही UTGST यूज़ करो। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जहाँ SGST लिखा है वहाँ मैं ऑब्लिक करके UTGST लिख दूँ तो कोई बात में फ़र्क नहीं रहेगा, दोनों प्रोविजो सेम है। क्लियर है? अच्छा, नीचे E और F पॉइंट आप जब पढ़ोगे ना तो मिला के आपको वही पता चलेगा जो मैंने बोला कि सेंट्रल GST और स्टेट GST आमने सामने सेट ऑफ नहीं होते। वो जो बात मैंने आपको बताई ना वही यहाँ पे E और F पॉइंट में लिखी है, कुछ भी नया नहीं बोला। डन? आगे बढ़ते हैं। अब सब सेक्शन 6 है, 7 है, 8 है, इनमें भी सब स्टोरी दे रखी है। सब सेक्शन 8 की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं ऑलरेडी बता दिया आपको। सब सेक्शन 7 का पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया था एंड इवन ये भी हो चुका है। सेक्शन 54 की बात जो यहाँ पे कर रहे हैं वो अभी काम का नहीं है, वो रिफंड्स के चैप्टर में आगे कवर होगा। वहाँ पे हम सेक्शन 54 टू 59 ये पूरा स्लॉट डिस्कस करेंगे, तब मैं क्लियर करा दूंगा क्या है क्या नहीं, तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सब सेक्शन 9 ठीक है, क्या बोला चलो देख ही रहते हैं ना बीच में। एवरी पर्सन हु हैज पेड द टैक्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ अंडर दिस एक्ट शall unless the contrary is proved by him be deemed to have passed on the full incidence of such tax to the recipient of goods or service or both। इंसिडेंस पास ऑन करना मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको नहीं बताया था कि एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं GST में और कुछ नहीं हो रहा है। भाई मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने GST चुकाया, टोपी अभी मेरे सिर पे, अब मुझे GST के बर्डन से बाहर निकलना है तो मुझे गुड्स किसी को बेचने पड़ेंगे। जब मैं गुड्स आपको बेच दूंगा वो टोपी मैं आपको पहना दूंगा, लो भाई GST के नाम की टोपी पहन लो और आप भर दो GST। तो आप जैसे ही मुझे GST चुकाओगे मेरा तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल गया, मैं तो बाहर निकल गया चेन से, अब वो टोपी आप अगले को पहनाओ। तो ये इंसिडेंस जो है वो तो पास ऑन होता है और हुआ ही होगा, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे अज्यूम कर ली है और वो करनी भी पड़ेगी। अगर अदरवाइज कोई सिचुएशन है तो दैट इज सब्जेक्ट टू के फिर केस में क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 10 अभी काम का नहीं है एक्चुअली, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। सब सेक्शन 11 में क्या बोला है, ये भी इम्प्लाइड था, नहीं भी बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फालतू सब सेक्शन लगे मुझे, लेट इट बी। सब सेक्शन 49 कैपिटल ए पे चलते हैं। अब ये फालतू नहीं है बिल्कुल भी, जितने वो फालतू थे उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो 49A क्या बोल रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है तभी ए बी ऐसा नाम दिया हुआ है। दिस सेक्शन सीक्स टू स्पेसिफाई दैट अ टैक्स पेयर वुड बी एबल टू यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स। मतलब जो आपके पास इनपुट टैक्स पड़ा होता है ना
उसमें आप CGST, SGST, UTGST सिर्फ तभी यूज़ कर पाओगे जब आपका इंटीग्रेटेड टैक्स का सारा बैलेंस यूटिलाइज हो चुका हो। मतलब सबसे अब जब इसका एकदम सिंपल मीनिंग निकाल देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज होने से पहले ही मैं बता दूँ। कलर भी चेंज कर लेते हैं, चलो कौन सा कलर बचा, ये तो हाइलाइटर हो गया, अरे चलो कोई बात नहीं, जो है वही रख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि जब इनपुट टैक्स यूज़ करने की बारी आएगी तो हमारे पास जो 3 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा बैलेंस पहले यूटिलाइज करें। तो कंपलसरी बोला है पहले IGST ही यूज़ करना है, उसके बाद बाकी के बैलेंसेस यूज़ करने की मेहनत करना। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद कौन सा यूज़ करना है उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये भी बोला है जब IGST सेट ऑफ करते हैं ना, ये लायबिलिटी को सेट ऑफ करते हैं, तो सबसे पहले तो IGST फंड ही यूज़ होगा, उसके बाद ट्विस्ट आया कंपलसरी CGST यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको प्रोविजो में बताया कि SGST का फंड IGST को चुकाने में यूज़ करना हो तो वो तभी हो सकता है जब CGST का फंड पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हो, तब आप इसको यूज़ करोगे तो चलेगा, उसके पहले से यूज़ नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट पता है घुमा फिरा के ऑर्डर तो आ ही गया। ये लोग इतना अमेंड करते गए ना, 49(5) में अमेंडमेंट किया, 49A लेके आए, B लेके आए, रूल 88 कैपिटल A, नोटिफिकेशन 16, इतना कुछ डाल दिया कि लास्ट में जब उसको पूरा हमने एक साथ सिंक्रोनाइज किया ना कि सबका इम्पैक्ट एक साथ क्या पड़ रहा है, तो पता है मुझे क्या समझ आया? मुझे ये समझ आया कि जब मैं इनपुट टैक्सेस देखूंगा अपने अकाउंट में और ये सोचूंगा कि पहला कौन सा यूज़ करूं, तो सबसे पहले मेरी नज़र जाएगी IGST पे, क्योंकि ये कंपलसरीली यूज़ करना है, 49A में ऐसा मुझे बताया है। अब जब IGST यूज़ करूंगा तो 49(5) बोलता है कि भाई IGST सबसे पहले IGST के सामने यूज़ होता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो पहले मैं इसको पूरा एब्जॉर्ब कर लूँगा। ठीक है, IGST पूरा चुका दिया, ITC में से चुका दिया। अभी भी मेरे पास अगर IGST में फंड बचा है तो फिर मैं उसको आगे जाके यूज़ कर सकता हूँ फॉर CGST और फॉर SGST। अब कॉमन सेंस लगाऊँ तो मैं पहले CGST के सामने यूज़ करूँगा, सेंट्रल के सामने, सेंट्रल का टैक्स है, ये यूज़ करने के बाद भी IGST का बैलेंस बच गया तो मैं SGST पे करने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये IGST का जो पूरा फंड है ना वो एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, वसूल करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे दूसरे बैलेंसेस पे जा सकता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद जो बात आएगी कि अब कौन सा यूज़ करें, तो हमें पता है कि भाई अगर IGST का कोई बैलेंस बचा है, ये वाला, इसमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अभी भी कुछ चुकानी बाकी है और मेरे पास CGST और SGST का ऑप्शन है, तो 49 सबसेक्शन 5 उसका जो प्रोविज़ो है वो ये बोलता है कि SGST तभी यूज़ हो पाएगा जब CGST पूरा एग्जॉस्ट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं CGST उठा लूँगा। अब मुझे पता है कि CGST पहले खुद के सामने यूज़ होगा, तो पहले ये सेट ऑफ करना पड़ेगा, फिर IGST के सामने जाएगा। आया समझ में? तो जो ऑर्डर है ना, उस ऑर्डर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब मेरे पास इनपुट टैक्स अवेलेबल है तो सबसे पहले मैं IGST यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं CGST यूज़ करूँगा तो बेटर रहेगा, उसके बाद मैं SGST यूज़ करूँगा। नो डाउट इसमें उन्होंने लिखा है कि इन एनी ऑर्डर चलेगा, बट एडवाइजेबल ये है कि मैं CGST पहले यूज़ कर लूँ। अब जब चुकाना होगा तो ये देखा जाएगा कि जो IGST है वो पहले IGST के सामने यूज़ होता है, फिर उसके बाद वो CGST के सामने, और फिर उसके बाद वो SGST के सामने मैं यूज़ करूँगा, बेटर रहेगा। अगेन इसमें उन्होंने एनी ऑर्डर बोला है, बात वही है वापस, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, फिर CGST यूज़ करना है तो पहले CGST के सामने, फिर अगर CGST यूज़ करना है तो IGST के सामने, तीसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। SGST यूज़ करना है तो पहले SGST के सामने, फिर IGST के सामने, तीसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करते टाइम 1, 2, 3 ये ऑर्डर फॉलो करूँगा, और जब सेट ऑफ करना होगा तब कैसे सेट ऑफ करना है ये मुझे 49(5) ने बताया, और ये इन एनी ऑर्डर वाला जो है वो 49 कैपिटल B की वजह से मुझे पता चला। 49 कैपिटल B बोला रूल 88 के हिसाब से पावर बन सकता है, रूल 88A ने बोला कि क्योंकि मेरे पास पावर था मैंने बना दिया नोटिफिकेशन नंबर 16 ऑफ ईयर 2019। तो अल्टीमेटली 49B इज़ बिकॉज उसमें रूल 88A डाला हुआ है, और रूल 88A ने बोला नोटिफिकेशन 16 में जो लिखा है वो फॉलो करो, तो वो तीनों एक साथ रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो जो 49B था, 88A था, नोटिफिकेशन 16 था, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। आई होप यहाँ तक आते आते आपको ये चीज़ रिलेट हुई होगी। अभी भी अगर कन्फ्यूजन लगता है ना तो इस चीज़ को वापस देखो एक बार, डाउट सॉल्विंग जब हम रखेंगे तो वापस मेरे साथ डिस्कस करना, मैं आपको लाइव सेशन में फिर से समझा दूंगा। फिर भी कोई क्वेरी आए तो अपने आगे उसका कुछ सोल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? सेक्शन 50 मैंने पूरा समझा दिया है, वापस वही का वही आ रहा है।
50 सबसेक्शन 1, 50 सबसेक्शन 2, ये वाला। अब बीच में एक ये पॉइंट है, अभी काम नहीं आएगा, 73, 74 सेक्शन पे जब जाएंगे ना तब मैं आपको रिलेट कराऊंगा, तो उस प्रोविज़ो को आप अभी पेंडिंग रख सकते हो क्योंकि चीज़ें बाकी है। आया समझ में? तो ये आते आते आपका पेमेंट ऑफ टैक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।